सो चलिए, अब जो है कल जहां तक मुझे याद आता है हम कार्डियक साइकिल की बात कर चुके थे, हर्ट साउंड पढ़ लिए थे अपन ने और वॉल्यूम भी पढ़ लिए थे। तो यानी कि अपने को शुरू करना है ईसीजी से। चले, ध्यान देंगे ईसीजी में बेटा लाइन नंबर 4 और 5 में आप देखेंगे यहां पे दो टर्म्स लिखे हैं। एक टर्म लिखा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, पहली टर्म लिखी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और फिर एक टर्म लिखी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यानी कि टर्म अपने पास कितनी है? दो। पहली टर्म कौन सी बोलो जरा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और एक टर्म क्या है? ग्राम। अब देखिए हेडिंग में एनसीईआरटी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को क्या लिखती है? ईसीजी। और पांचवी लाइन में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को क्या लिखा है? ईसीजी। यानी कि ईसीजी की फुल फॉर्म कितनी है? दो। पहली फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और दूसरी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब इनमें से अगर बात करें तो बच्चे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ नाम होता है एपरेटस का। ये किसका नाम है? एपरेटस। ये एपरेटस यानी कि वो मशीन जिससे आप ईसीजी करेंगे उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहा जाता है। वहीं पर जो इसका आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है, यानी कि जो रिपोर्ट मिलती है, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को यानी कि रिपोर्ट को आप क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। तो पहले फिर से अपन डेफिनेशन पे ध्यान देंगे। बोलो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ किसका नाम? एपरेटस यानी कि मशीन जिससे हम ईसीजी करने वाले हैं, उस मशीन का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और उसके बाद जो अपने को रिपोर्ट मिलेगी जिसमें ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट किया होगा, उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जब भी पूछा जाए तो एकदम आसान तरीका, ग्राफ और ग्राफ को मिलाना नहीं होता है, ठीक? यानी कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसका नाम ग्राफ होता है क्या? नहीं, उसका नाम क्या होगा? ग्राम। और मशीन का नाम क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब एनसीईआरटी जब इसे स्टार्ट करती है तो वहां एनसीईआरटी कहती है कि एक फेमस टीवी के हॉस्पिटल शो की बात करें तो जो एनसीईआरटी अपनी ये है जिसे अभी हम पढ़ते हैं बेटा, ये लिखी गई थी 2006 में आई थी, ठीक? 2006 का वो समय था जब जो है स्टार प्लस, सोनी वगैरह पे खूब सारे डेली सीरियल्स आया करते थे, ठीक? जैसे सास भी कभी बहू थी टाइप के जो सीरियल थे वो खूब आते थे, ठीक? सो कौन बोला? नहीं, अभी बाद में किसी ने कुछ कहा था, बनू में तेरी कुछ, किसने बोला था? यही बालक था? अच्छा, चलिए। सो अब ध्यान दें, वो जितने भी सीरियल आते थे तो जाहिर सी बात है कि एनसीईआरटी भी लिखी तो जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू वगैरह के जो प्रोफेसर हैं उन्हीं सब ने लिखी है। तो उनके घर पे भी उनकी मदर भी रही होंगी, वाइफ भी रही होगी, बेटी भी रही होगी, तो जाहिर सी बात है उनके घर में भी सीरियल चलते होंगे। तो चाहते न चाहते थोड़ा बहुत उनने भी देखा होगा। तो उनके दिमाग में आया कि यार साहब यहीं से कहानी शुरू करते हैं। तो उन सारे सीरियल्स में एक कॉमन बात थी कि घर में कोई भी आदमी कभी कोई काम नहीं करता था। सबसे ज्यादा जो बेकार उस पूरे परिवार में वो उस परिवार के आदमी होते थे। बस उनका एक काम था, सुबह उठो, बढ़िया से तैयार हो, पूरे दिन बैठ के सोफे तोड़ो। उसके बाद जो है जब भी अगर बात करनी हो तो 100-200 करोड़ से नीचे की बात करनी नहीं है, ठीक? कि 4 चाय पी, बिल कितना हुआ? 200 करोड़, ठीक? तो कुल मिला के, और अगर काश ऐसी जिंदगी हमें मिल जाए तो फिर एमबीबीएस करने की क्या जरूरत है, ठीक? कि अगर सैकड़ों करोड़ ऐसे ही सोफे बैठे बैठे मिलते होते तो फिर तो काम बन जाए। अब उन सीरियल्स में एक और कॉमन बात थी, सीरियल्स में हॉस्पिटल में कभी आपने ओपीडी देखा? नहीं होता था उनके। उनके यहाँ क्या है? जुकाम, चलो आईसीयू, ठीक? बुखार आया, चलो आईसीयू।
खांसी हुई, चलो आईसीयू सीधे, ठीक, सीधे आईसीयू में ले जाके भर्ती। अब आईसीयू में ले जाके जो भर्ती किया तो अब उसका होता था कि हर परिवार में एक जो है बुढ़िया होती थी, ठीक, बहुत खतरनाक टाइप, सास। अब वो जो सास थी वो कभी कभार बीमार भी होती थी। तो अब क्या हुआ, सास साहब बीमार हुई तो बीमार होती तुरंत ले जाके सीधे आईसीयू में भर्ती, ठीक। और मजे की बात यह कि आईसीयू में उसके बेड के चारों तरफ पूरा परिवार घेर के खड़ा है। और जबकि सच्चाई ये है कि आप आईसीयू में जा नहीं सकते हैं, आपको आईसीयू में जाना अलाउड नहीं होता, ठीक। पर पूरा परिवार सब आईसीयू में सब घेर के खड़े हैं। फिर अब एनसीईआरटी कहती है कि जो पेशेंट है उसकी बॉडी से कई सारे इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, कई सारे वायर्स लगे हैं, वायर एक मशीन से कनेक्टेड है और मशीन पे आपको कुछ वोल्टेज ट्रेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं और थोड़ी थोड़ी देर बाद एक बीप साउंड आती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि थोड़े टाइम बाद एक लंबी सी पी, ठीक, और उसके बाद कहानी खत्म, ठीक, डोकरी निकल ली, काम हो गया, ठीक। तो अब क्या है कि साहब जब डेथ हो गई तो उसके बाद रोना धोना, और घर पे पहले से उन्होंने ऑर्डर देके रखे थे कि सबके लिए एकदम सफेद कपड़े बढ़िया से आयरन किए हुए चकाचक नए तैयार रखे होने चाहिए। घर पे पहुंचे, सबने जाके अपने कपड़े बदले, वो ज्यादा जरूरी काम था, बुढ़िया का जो कुछ होगा देखेंगे बाद में, ठीक। तो सबके सब जो है घर जाके बढ़िया से तैयार हुए और गए, डोकरी को फूंक फाक के निपटा दिया, ठीक। अब उसके बाद क्या है कि सब लौट के भी आ गए। सीरियल्स में क्या होता था कि 2-4 साल का, 5 साल का, फिर एक गैप, क्या बोलते, लीप बोलते थे उसे, एक लीप दिखाया, मालूम पड़ा कि वही बुढ़िया जिसको फूंक के आए थे वो फिर वापस से घर में बैठी है। आप कभी एज्यूम करें, हम सबके घर में हमारे परिवार के जैसे हमारे ग्रैंडफादर रहे हो या ग्रेट ग्रैंडफादर रहे हो, तो कुछ ना कुछ लोगों की फोटो वगैरह कहीं ना कहीं टंगी होती है, ठीक। अगर सोचो किसी दिन तुम अपने घर पहुंचो और जिसकी फोटो टंगी है वो अगर आपको घर में बैठा दिखाई दे जाए, तो वो घर के अंदर, बाकी सब वाले बाहर, घर वाले बाहर आ जाएंगे ना। पर इन लोगों पे क्या होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, वेलकम बैक, ठीक। फिर वापस से आ गए। तो कुल मिला के यहाँ पे एनसीईआरटी ने जो बात करी है वो अपने मतलब की बात यह है कि एनसीईआरटी यहाँ पे जिस डिजीज के बारे में लिखती है वो डिजीज कौन सी है बेटा, कार्डियक अरेस्ट। तो डिजीज कौन सी है, कार्डियक अरेस्ट। समझिएगा कार्डियक अरेस्ट को, अरेस्ट वर्ड को हिंदी में हम क्या कहते हैं बेटा, गिरफ्तार। और गिरफ्तार कौन करता है, पुलिस। अब मान लो किसी पर्सन को अगर अरेस्ट किया गया और फिर वो शाम को कहे मुझे सिटी मॉल जाना है घूमने, ठीक, तो पुलिस जाने देगी कि नहीं, नहीं ना। मतलब कि अरेस्टेड आदमी की मोबिलिटी जीरो, अरेस्टेड आदमी की मोबिलिटी क्या हुई, जीरो। तो हम ऐसे याद रखेंगे कि कार्डियक अरेस्ट में हार्ट रेट कितनी हो जाती है, जीरो। तो हमने कहा कार्डियक अरेस्ट वाली कंडीशन में जो पेशेंट है, इस पेशेंट की हार्ट रेट क्या हो जाने वाली है बेटा, जीरो हो जाएगी। यानी कि पेशेंट का हार्ट अपना काम करना बंद कर देता है, हार्ट रेट अचानक से हो जाएगी जीरो। अब कार्डियक अरेस्ट में अगर हार्ट रेट जीरो हो रही है, इसका मतलब है कि नोडल टिश्यू अपना काम नहीं कर रहा। और नोडल टिश्यू काम करता था किसके थ्रू, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू। तो कई बार आपने कुछ मूवीज वगैरह में देखा होगा कि जब भी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आता है तो डॉक्टर के पास दो अपने घर में जैसे आयरन होती है ना, वैसे आयरन जैसी दो मशीन होती है, उसको आपस में रब किया, फिर पेशेंट कैसे लगाया, ठीक। कई बार होता है पेशेंट साथ में उठा चला आता है, ठीक। तो वो जो मशीन है उसको बोलते हैं डीफाइब्रिलेटर। क्या कहा जाता है, डीफाइब्रिलेटर कहते हैं। डीफाइब्रिलेटर का काम होता है कि ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है। हमारा पूरा नोडल टिश्यू इलेक्ट्रिक करंट पे ही काम कर रहा था। कई बार होता है बाहर से इलेक्ट्रिक करंट देने पर कभी कभी जो चैनल और पंप हैं आयन से रिलेटेड वो अपना काम करना फिर से शुरू कर देते हैं। अगर काम करने लगे तो पेशेंट रिवाइव हो गया, और नहीं तो सॉरी तो है ही, ठीक। उसके बाद क्या होगा, डॉक्टर आके बोल देगा सॉरी। तो अपन ने कहा कि कार्डियक अरेस्ट में बेटा हार्ट रेट कितनी होने वाली है, जीरो। अब यहां देखिए ईसीजी क्या है, तो आपने कहा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट का। तो हमने कहा कि ईसीजी इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट। तो हमने कहा कि ईसीजी इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ
इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट। तो हार्ट में बच्चे जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है, इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहा जाता है? ईसीजी कहा जाता है। तो ईसीजी क्या है? हार्ट में हो रही जितनी भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हैं, इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है आपका? ईसीजी। पहले समझते हैं भाई, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो हम जानते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो कितने बच्चों को अभी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन, इन टर्म्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता कि होता क्या है, कैसे कैसे होता है? नहीं पता ना? चलिए एक बार बात करते हैं। बेटा जो न्यूरॉन या मसल है, एक तो न्यूरॉन और दूसरा मसल, ये दो टिश्यू हैं जो कि इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल होते हैं। इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल होने का मतलब है कि इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पोलराइज्ड स्टेट में होती है। किसके अंदर होगी? पोलराइज्ड स्टेट में। इनके काम करने के दौरान तीन फेज आते हैं। पहला फेज आता है जिसको हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये वो फेज है जबकि न्यूरॉन या मसल अपना कोई काम नहीं कर रहा है। तो जब अपना काम नहीं कर रहा होगा तो उसे क्या कहा जाएगा? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहा जाता है, या शॉर्ट में आप आरएमपी भी कह देते हैं। इसके बाद अगला फेज आता है जिसको नाम दिया जाता है डीपोलराइजेशन। तो अगले फेज का बेटा नाम क्या होगा? डीपोलराइजेशन कहा जाएगा। और इसके बाद अगला जो फेज आता है, इसका नाम होता है रीपोलराइजेशन। यानी कि ये तीनों जो एक्टिविटीज हैं, ये भी बच्चे काम करती हैं एक साइक्लिक मैनर में, कि पहले न्यूरॉन या मसल अपना काम नहीं कर रहा, ये काम करने की स्टेट है, और ये काम करना बंद कर देने की स्टेट है। यहां पे काम नहीं कर रहा, यहां पे काम करेगा, यहां पे अब काम बंद कर दिया। तो अब यहां रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता क्या है? तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक एक्सॉन है। ये क्या है बेटा? एक एक्सॉन। ठीक। एक्सॉन की मेम्ब्रेन पर अंदर की तरफ चार्ज नेगेटिव होता है और बाहर की तरफ चार्ज पॉजिटिव होता है। यानी कि मेम्ब्रेन पर बाहर के कंपैरिजन में अंदर की तरफ जो चार्ज है वो कम है। इसलिए आपने कहा कि मेम्ब्रेन की इनर साइड नेगेटिवली चार्ज्ड है, जबकि आउटर साइड पर चार्ज कैसा रहेगा? पॉजिटिव। और ये जो चार्ज है ये अंदर की तरफ बेटा होता है -70 मिली वोल्ट। कितना रहेगा? -70 मिली वोल्ट है। इस कंडीशन को कहा जाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अभी जब मैंने बीच में कुछ भी नहीं कहा, उस समय आपके ईयर से ब्रेन तक जो नर्व जा रही थी, नाम बताओगे उसका क्या होता है? कौन सी नर्व जाती है? ऑडिटरी। नाम बोलो, कौन सी है? ऑडिटरी नर्व। और ये 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व होती है। ये ऑडिटरी नर्व में जब हम बिल्कुल कुछ भी नहीं सुन रहे होते हैं, तो उस टाइम पर ऑडिटरी नर्व किसके अंदर होती है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में है, जब ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। वहीं पर जब मैंने कुछ भी बोला, आवाज आपके कान तक गई, आपके ब्रेन तक पहुंची, तो उस टाइम पर ये अब आता है डीपोलराइजेशन में। और डी शब्द का मतलब होता है अपोजिट। डी का मतलब क्या हुआ? अपोजिट। यानी कि जो पोलैरिटी है, अगर वो अपोजिट हो जाए, अपोजिट होने का मतलब है कि ये बाहर की तरफ नेगेटिव हो जाए और अंदर की तरफ पॉजिटिव हो जाए, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? डिपोलराइजेशन। क्या पोलैरिटी पहले से पलट गई? पोलैरिटी पहले से बदली कि नहीं? पोलैरिटी के पहले से चेंज हो जाने की स्टेट को कहा जाता है डिपोलराइजेशन। और यहां पर मेम्ब्रेन पर चार्ज होता है +30 मिली वोल्ट। चार्ज कितना है? +30 मिली वोल्ट का चार्ज होता है। ये काम करने की स्टेट है। जब मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तब आपकी ऑडिटरी नर्व किस स्टेट में है? डिपोलराइजेशन में। जैसे ही मैंने बोलना बंद किया, अब इसने अपना काम करना बंद किया। जब ये रेस्ट में जाएगा, तो वो जो स्टेट होती है उसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन। और रीपोलराइजेशन में बच्चे वापस से देखिए, री का मतलब क्या होता है? अगेन। री मतलब अगेन।
तो ओरिजिनल कंडीशन ये थी, यहां बदल गई थी, वापस से ओरिजिनल कंडीशन लाना, इसको हम क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन। अब मेम्ब्रेन पर फिर से अंदर की तरफ चार्ज नेगेटिव होगा, बाहर की तरफ चार्ज पॉजिटिव होगा, और अंदर ये चार्ज -70 मिली वोल्ट होगा। बट आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यहां और यहां पर अलग होता है। इसमें कहानी अलग है, इसके अंदर कहानी अलग है। अभी के लिए हमें सिर्फ ये टर्म याद रखनी है। इनमें क्या होता है वो हम बात करेंगे जब पढ़ेंगे नर्व फिजियोलॉजी, यानी कि नर्व इंपल्स कंडक्शन पढ़ेंगे तब समझेंगे कब कौन सा आयन आता है, कब कौन जाएगा, तो ये सारी कहानी अपन देखेंगे। अभी के लिए हमें याद क्या रखना है कि 3 फेज है। आरएमपी मतलब है रेस्टिंग फेज, डीपोलराइजेशन मतलब है काम करने वाला फेज, और रीपोलराइजेशन का मतलब होता है रेस्ट करने वाला फेज, यानी कि वापस से काम करना बंद कर देना क्या कहा जाता है, रीपोलराइजेशन कहते हैं। तो हमने कहा कि ईसीजी ने रिप्रेजेंट किया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट। ये वाली लाइन अपने को समझ में आ गई, यहां एनसीईआरटी ने क्या कहा। अब आगे देखिए, हमने कहा कि जो आपने डायग्राम देखा है, उस डायग्राम के अंदर जो ईसीजी है वो बच्चे स्टैंडर्ड ईसीजी है। डायग्राम में जो ईसीजी देखा वो क्या है, स्टैंडर्ड ईसीजी है। आप अगर घर परिवार में कहीं भी अगर ईसीजी की रिपोर्ट पढ़ी हो, या आप ईसीजी की रिपोर्ट कभी आप गूगल पे सर्च करके देखें, तो वो इतनी सिंपल नहीं होगी जितनी एनसीईआरटी ने बनाई है। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड है, यानी कि बेसिक कहानी है। तो अगर हमें एक स्टैंडर्ड ईसीजी निकालना है, तो स्टैंडर्ड ईसीजी के लिए कितनी लीड लगती है बेटा, 3। कितनी लीड लगेंगी, 3 लीड लगती है। ये जो 3 लीड लगेंगी, तो ये हमारा पेशेंट है, ठीक। और ये जो पेशेंट है, देखने में भी लग रहा है पेशेंट जैसा, है कि नहीं। अब क्या करेंगे, एक अपन ने किया, एक लीड लगाएंगे हम राइट रिस्ट पर, एक लेफ्ट रिस्ट पर, और एक लेफ्ट एंकल पे। कहां कहां लगानी है, लेफ्ट और राइट रिस्ट और लेफ्ट एंकल। ध्यान रखेंगे पोजीशन, पोजीशन क्या है बोलो, सबसे पहले लेफ्ट एंड राइट, और लेफ्ट, लेफ्ट एंड राइट, और लेफ्ट एंकल। इन जगहों पे ये लीड लगाई जाती है। तो आपने कहा कि स्टैंडर्ड ईसीजी ऑब्टेन करने के लिए जो 3 लीड लगानी है, तो उसमें अपन ने कहा कि लेफ्ट एंड राइट रिस्ट। रिस्ट को बेटा हिंदी में क्या कहते हैं, कलाई, समझ में आता है। और वहीं पर फिर हमने कहा लेफ्ट एंकल, एंकल का मतलब क्या होता है, टखना, यानी कि पैर का नीचे का पार्ट, ठीक। यानी कि जहां पे पैर आपका शुरू होता है ना, उससे जस्ट ऊपर का जो पार्ट है उसको अपन बोलते हैं एंकल। तो कहां कहां लगाई, लेफ्ट एंड राइट रिस्ट पर और लेफ्ट एंकल पर। आगे पढ़िए, कहा है कि अगर डिटेल्ड इवेल्युएशन करना हो, तो डिटेल्ड इवेल्युएशन के लिए क्या करेंगे, तो कहा कि साहब जब भी अगर डिटेल्ड इवेल्युएशन किया जाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि और लीड लगाएंगे, कहां पर, चेस्ट रीजन पर। तो हम और लीड लगा देंगे कहां बेटा, चेस्ट रीजन पर। और लीड लगा सकते हैं अगर हमें डिटेल्ड इवेल्युएशन करना है तो, ठीक। अब अगला देखिए, एनसीईआरटी आगे लिखती है, एनसीईआरटी ने कहा कि फॉर अ गिवन लीड कॉन्फ़िगरेशन, कहा कि फॉर अ गिवन लीड कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर इस बात को समझिएगा कि फॉर अ गिवन लीड कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है। तो यहां पर अगर मैं कुछ ऐसे मान लूं कि ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है। यहां पर गिवन लीड कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यह है कि अगर आप अलग-अलग लोगों का ईसीजी कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि L1 उसी जगह पे रहे, L2 वही होना चाहिए, और L3 की पोजीशन भी वही रहनी चाहिए। यानी कि अगर हम मान लें कि आपने 2 लोगों का ईसीजी किया, और दोनों के अंदर अगर लीड की पोजीशन बदल दी, तो ईसीजी बदलेगा कि नहीं। 2 लोगों का ईसीजी करा और दोनों में लीड की पोजीशन बदल दी, तो क्या ईसीजी बदलेगा, यस, ईसीजी चेंज हो जाएगा। तो एनसीईआरटी ने क्या कहा है, फॉर अ गिवन लीड कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि लीड कॉन्फ़िगरेशन वही रहना चाहिए। तो इसमें कहा कि ईसीजी ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल,
बताएंगे बेटा ये सेम रहेगा कि डिफर करेगा? तो डिफरेंट इंडिविजुअल्स का जो ईसीजी है, लास्ट वाला पार्ट देखेंगे ईसीजी में, तो इसमें क्या कहा कि इट रिमेन रफली सेम। समझिएगा क्या कहा एनसीईआरटी ने कि इट रिमेन रफली सेम, यानी कि ये लगभग क्या रहता है, सेम होता है। अब समझना, अगर मेरा ईसीजी किया तो जैसा आया, इसका किया फिर आया, फिर इस बालक का किया इसका आया, फिर इसका किया इसका आया, तो रफली क्या रहेगा, सेम। अचानक से अगर किसी एक का ईसीजी उससे अगर डेविएशन शो करता है, कुछ अलग दिखाता है, तो हम यहां पर क्या कहेंगे, इसमें एबनॉर्मेलिटी है। वहीं पे मान लो अगर मेरा ईसीजी किया तो ये बाय डिफॉल्ट है कि अलग ही आता है। हमने सबसे पीछे मान लो इस बालक का किया तो इसका भी हमें पता चला कि अलग आया, फिर हमने इधर एक बच्ची का किया तो पता चला इसका भी अलग आया। तो क्या ईसीजी की कोई क्लिनिकल इंपॉर्टेंस रह जाएगी? नहीं। समझो, अगर अलग अलग लोगों का ईसीजी अलग अलग ही आता होता तो क्या आप ईसीजी से कभी कुछ ढूंढ पाते, कभी कुछ आपको पता लगता? नहीं। आपको पता क्यों लग पाता है, क्योंकि अलग अलग लोगों का जो ईसीजी है ये रफली क्या आता है, सेम। तो यहां ध्यान देंगे, फॉर अ गिवन लीड कॉन्फ़िगरेशन ईसीजी ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल रिमेन रफली सेम, यानी कि एग्जैक्टली सेम तो नहीं आएगा, हाँ लगभग लगभग सेम आने वाला है। तो हमने कहा कि अलग अलग लोगों का ईसीजी सेम आता है। फिर आगे एनसीईआरटी कहती है कि एनी डेविएशन फ्रॉम इट, अगर इससे कोई भी डेविएशन होता है तो एनी डेविएशन फ्रॉम इट इंडिकेट पॉसिबल एबनॉर्मेलिटी, लिखा है या एबनॉर्मेलिटी? पॉसिबल को अंडरलाइन कर लीजिएगा, पॉसिबल एबनॉर्मेलिटी। तो अब यहां देखेंगे पॉसिबल क्यों कहा है, समझना। ईसीजी क्या है बेटा, एक एकदम बेसिक सा टेस्ट है। ईसीजी एकदम बेसिक टेस्ट है, आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताता है। मैं मान लेता हूं कि जैसे मान लो मैंने अगर अपना ईसीजी कराया, ईसीजी कराया, नॉर्मल से डेविएशन आया। जैसे ही अगर डेविएशन आया तो डेविएशन आते ही क्या डॉक्टर तुरंत डिक्लेयर कर देगा कि तुम्हें हार्ट से रिलेटेड समस्या है? नहीं। डॉक्टर क्या बोलेगा, फर्दर टेस्ट के लिए कि आप 2D इको कराओ, 3D इको कराओ, या जैसे टीएमटी यानी ट्रेडमिल टेस्ट है, इनमें से कोई भी टेस्ट आपसे कहा जा सकता है कि ये टेस्ट आपको कराने हैं। जब उन टेस्ट में भी एबनॉर्मेलिटी पता चलेगी तब डॉक्टर कहेगा ना एबनॉर्मेलिटी है, कहानी कोरिलेट करेंगे। एड्स के लिए आपके पास दो टेस्ट होते हैं, प्रिलिमिनरी टेस्ट, बोलो कौन? प्रिलिमिनरी टेस्ट कौन? एलाइजा। प्रिलिमिनरी कौन होता है? सोते मत रहा करो, बोला करो, याद होगा इससे तुम्हें। तो प्रिलिमिनरी टेस्ट कौन है? एलाइजा। और कंफर्मेटरी होता है वेस्टर्न ब्लॉट। कंफर्मेटरी टेस्ट का नाम वेस्टर्न ब्लॉट। मान लेते हैं कि एक पर्सन में एलाइजा पॉजिटिव आया और अभी तक उसका वेस्टर्न ब्लॉट नहीं किया है, तो क्या हम डिक्लेयर कर दें कि उसको एचआईवी का इंफेक्शन है? नहीं। कब डिक्लेयर करेंगे? जब वेस्टर्न ब्लॉट में भी चीज आएगी तब। तो ऐसे ही ईसीजी क्या है, एक बेसिक सा टेस्ट है। इसीलिए एनसीईआरटी लिखती है कि अगर ईसीजी में कोई डेविएशन आया तो क्या हर बार ये एबनॉर्मेलिटी को ही इंडिकेट करेगा? नहीं। यानी कि अगर पॉसिबल नहीं हो तो भी स्टेटमेंट में चलेगा, बस स्टेटमेंट में ऑलवेज नहीं लगा होना चाहिए। स्टेटमेंट में क्या नहीं लगा होना चाहिए? ऑलवेज। तो हमने कहा कि एनी डेविएशन फ्रॉम इट इंडिकेट पॉसिबल एबनॉर्मेलिटी। तो यहां पे अपन ने कहा कि ये पॉसिबल एबनॉर्मेलिटी को इंडिकेट करता है कि हो सकता है एबनॉर्मेलिटी हो, और हो सकता है ईसीजी में डेविएशन तो आए पर कोई एबनॉर्मेलिटी ना हो। इसीलिए एबनॉर्मेलिटी होने की एक पॉसिबिलिटी भर बताता है आपका ईसीजी। तो इतनी बातें अपने को अभी समझ में आई हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखें कि एक स्टैंडर्ड ईसीजी में कौन कौन सी वेव्स आपको दिखती हैं और वो क्या क्या बताती हैं। तो आपने कहा कि स्टैंडर्ड ईसीजी अगर हम करें तो पहली वेव का नाम पी, फिर क्यू, आर, एस, और फिर टी वेव आपको दिखाई देती है। तो पहले इस वाली वेव का नाम क्या है बेटा? पी। ये है क्यू, ये है आर, ये है एस, और इसका नाम है टी। अगर आप देखें तो इंग्लिश अल्फाबेट में
ये पांचों अल्फाबेट इसी सीक्वेंस में आते हैं, PQRST। यानी कि हमने आर्बिटरीली मतलब कि रैंडमली हमने क्या किया, इंग्लिश अल्फाबेट में से 5 अल्फाबेट उठाए हैं, PQRST। अगर इन्हें रैंडमली उठाया गया है तो इसका मतलब है कि इनमें से किसी की कोई फुल फॉर्म नहीं होती है। पी का नाम सिर्फ पी ही होता है, पी की अपनी कोई फुल फॉर्म नहीं है। ये बात अलग है कि पी और पोलैरिटी या पोलराइजेशन दोनों पी से स्टार्ट होते हैं, तो हम कोरिलेट करेंगे नहीं। ना पी का कोई नाम है, ना क्यू का नाम होता है, ना आर का नाम है। इनमें से किसी भी वेव का अपना कोई भी पूरा नाम नहीं होता। अब हम पहले देखेंगे कि भाई ये वेव्स आपको इंडिकेट क्या क्या करती हैं, बताती क्या है। तो आपने कहा कि जो पी वेव है ये इंडिकेट करती है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। तो बोलो पी वेव ने क्या इंडिकेट किया, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। पी वेव क्या इंडिकेट करती है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। वहीं पर ये पूरा जो क्यूआरएस है इसके बारे में हम एक साथ बात करते हैं और इसको बोलते हैं क्यूआरएस सेगमेंट। क्या कहा जाएगा, क्यूआरएस सेगमेंट। ये इंडिकेट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो इसने इंडिकेट क्या किया, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो इसमें कहा कि डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को इंडिकेट करने वाला कौन है आपके पास, क्यूआरएस। वहीं पर टी ये इंडिकेट करता है बेटा रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो इसने इंडिकेट क्या किया, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल्स का रीपोलराइजेशन इंडिकेट करने वाली वेव आपके पास कौन है, टी। तो पहली कौन हुई, पी, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, इसके बाद कौन आया, टी। अब यहां पे आया कि अगर हम देखें तो हमारे हार्ट में बेटा चैम्बर्स हमारे पास कितने टाइप के हैं, दो। पहले टाइप के चैम्बर है एट्रिया और दूसरे हैं वेंट्रिकल। भाई दोनों एट्रिया साथ काम करते हैं और दोनों वेंट्रिकल भी साथ में काम करते हैं। अब जो एट्रिया है इसके अंदर दो काम होने हैं। पहला काम क्या होगा, डीपोल, दूसरा रीपोल। वेंट्रिकल में भी अगर हम देखें तो दो काम होने हैं, पहला क्या होना है, डीपोल, दूसरा क्या होगा, रीपोल। अब बताएंगे। सबसे पहले एट्रिया में डीपोलराइजेशन इज इंडिकेटेड बाय पी। एट्रिया का रीपोलराइजेशन कौन इंडिकेट कर रहा है, कोई नहीं, अभी हमने कोई नहीं लिखा ना। फिर इसमें वेंट्रिकल में डीपोल इंडिकेट कौन करता है, क्यूआरएस। रीपोल कौन इंडिकेट करेगा, टी। तो देखेंगे एट्रिया का डीपोल किसने इंडिकेट किया, पी। रीपोल किसी ने नहीं। फिर आपने कहा वेंट्रिकल में डीपोल किसने इंडिकेट किया, क्यूआरएस, और रीपोल किसने इंडिकेट किया, टी। यानी कि एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि चार ऑप्शन बन रहे हैं कि इनमें से कौन सा इवेंट एक स्टैंडर्ड ईसीजी के अंदर डिनोट नहीं किया जाता। तो स्टैंडर्ड ईसीजी में कौन सा इवेंट डिनोट नहीं किया, रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, इसको डिनोट नहीं किया जाता। इतनी बात समझ में आई, फिर से बोलो। पी वेव क्या इंडिकेट करती है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। क्यूआरएस ने क्या इंडिकेट किया, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। और टी वेव रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। अब देखिए दो बातें हैं, पहला कि मुझे क्या दिखाई दिया, और दूसरा जो मुझे दिखा मैंने उससे क्या मतलब निकाला। ध्यान देंगे ईसीजी क्या इंडिकेट कर रहा था, तो ईसीजी वॉज इंडिकेटिंग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ना। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी तो ये होती है, यानी कि ईसीजी इंडिकेट क्या करता है, तो इंडिकेट सिर्फ ये करता है। अब है कि हमें जो दिखाई दिया हमने अपनी नॉलेज के हिसाब से उससे कुछ मतलब निकाले। हमें जो दिखा हमने अपनी नॉलेज के हिसाब से क्या है, उसके कुछ मतलब निकाले। ठीक, जैसे कि मुझे दिखाई दिया कि पीछे बालक जो है यॉर्निंग कर रहा है, ठीक, हिसाब जमाई ले रहा है, तो मुझे सिर्फ दिखा ना, मैंने मतलब निकाला कि या तो इसे बोरियत फील हो रही है या फिर इस बालक को नींद आ रही है, दोनों में से कोई एक बात है ना। पर क्या मुझे ये बात दिखाई दी कि इसको नींद आ रही है, दिखा कि नहीं, दिखा क्या था,
यॉर्निंग दिखा क्या? यॉर्निंग। बाकी मैंने मतलब निकाला ना, बाकी मैंने क्या किया? मतलब निकाला। ऐसे ही ईसीजी आपको दिखाता क्या है? सिर्फ ये 3 चीज। अब आप मतलब क्या निकालते हैं? तो आपको पता है कि एट्रिया का अगर डीपोलराइजेशन हुआ तो इसका मतलब हुआ कि दोनों एट्रिया के अंदर क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्शन। तो इसकी वजह से क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि सिस्टोल ऑफ बोथ द एट्रिया। दोनों एट्रिया के अंदर क्या होगा? सिस्टोल, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। ऐसे ही क्यूआरएस में डीपोलराइजेशन हुआ वेंट्रिकल का, तो मुझे यहां पर मतलब पता है कि अगर डीपोलराइजेशन हुआ तो मैं कहूंगा कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल किसकी वजह से होगा? तो अपन ने कहा कि वेंट्रिकल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो होगा क्यूआरएस वेव की वजह से। अब यहां देखिए, यहां एनसीईआरटी लिखती है कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एनसीईआरटी ने लिखा है कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट्स जस्ट आफ्टर क्यूआरएस वेव। ये स्टार्ट होता है कब बेटा? तो अपन ने कहा कि जस्ट आफ्टर क्यूआरएस वेव, यानी कि क्यूआरएस वेव के ठीक बाद कौन स्टार्ट हो जाता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो यानी कि एनसीईआरटी ने जो कहा उसके हिसाब से आप मुझे बताएंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहां स्टार्ट हुआ? यहां पे ना, क्यू वेव के जस्ट बाद। क्या ये क्यू वेव के साथ स्टार्ट होता है? नहीं। अब पढ़ें, यहां पे रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को इंडिकेट करता है टी वेव, और यहां एनसीईआरटी लिखती है जिस लाइन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, जहां एनसीईआरटी कहती है कि एंड ऑफ टी वेव मार्क क्या करता है बेटा? तो कहा कि मार्क्स द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल या एंड ऑफ सिस्टोल। तो भाई वेंट्रिकुलर सिस्टोल के एंड को मार्क करने वाला कौन है यहां पर? तो आपने कहा टी वेव का एंड। अब यानी कि हुआ कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहां से कहां तक होगा? तो क्यू वेव के बाद शुरू होगा और ये बेटा टी वेव के एंड तक चलने वाला है। इतनी जगह वेंट्रिकुलर सिस्टोल चला, ये अगर मैं याद रख लूं तो मुझे ये वाली बात भी याद हो जाएगी कि भाई जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है वो क्यू वेव के साथ स्टार्ट नहीं होता, क्यू वेव के बाद स्टार्ट होता है। साथ में मुझे याद ये भी हो जाएगा कि एंड ऑफ टी वेव मार्क करता है किसे? एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्या टी वेव का शुरू होना, क्योंकि मैंने अभी तक क्या कहा था, रीपोल का मतलब है कि अब मसल रिलैक्सेशन में जाएगी, मसल काम करना बंद करेगी। तो क्या टी वेव की शुरुआत वेंट्रिकुलर सिस्टोल के एंड को इंडिकेट करती है? नहीं। वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहां तक होता है? टी वेव के एंड तक। तो टी वेव के एंड तक क्या इंडिकेट करेगा बेटा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंडिकेट करता है। तो हमने कहा सबसे पहले जो पी वेव है उसने इंडिकेट किया डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। क्यूआरएस ने क्या इंडिकेट किया? डीपोल ऑफ वेंट्रिकल्स। टी क्या इंडिकेट करती है? रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। जो पी वेव है उसकी वजह से क्या होता है? कॉन्ट्रेक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया। क्यूआरएस की वजह से क्या होगा? कॉन्ट्रेक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। पर वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होगा जस्ट आफ्टर क्यू वेव। फिर आपने कहा कि टी वेव इंडिकेट करती है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। एंड ऑफ टी वेव मार्क क्या करता है? एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के एंड को मार्क कौन करता है? टी वेव का एंड। इतनी बात समझ में आई? जमा टोटल ईसीजी में इतनी बातें हैं जो अपने को करनी है। यहां पे एक टर्म और सुन लेंगे, एक टर्म आती है बेटा इस्कीमिया। टर्म कौन सी आती है? इस्कीमिया। इस्कीमिया का मतलब होता है जब अगर ब्लड सप्लाई या O2 सप्लाई क्या हो जाए? कम। तो अपन ने कहा कि अगर ब्लड सप्लाई क्या हो जाए? कम। तो ब्लड सप्लाई कम होने की कंडीशन क्या कही जाती है? इस्कीमिया। जब भी अगर इस्कीमिया होगा तो उस केस में हाइट ऑफ टी वेव क्या हो जाएगा? घट जाएगी।
तो टी वेव की हाइट कम हो जाती है। ये चीज ना तो एनसीईआरटी में है, ना इसके पूछे जाने की कोई संभावना है। ये केवल करीब 2015-16 के आसपास का एक क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन के अंदर मैचिंग कराई है और मैचिंग में ये टर्म दी है। तो बस इसलिए अपन ने बात की कि हाँ साहब इस्कीमिया का मतलब क्या है आपको पता होना चाहिए। तो एक बार फटाफट इतना लिखेंगे फिर आगे बढ़ा जाए। हाँ बेटा, इसमें बाई क्या, इसमें नहीं बात करते कि एक्स और वाई पे क्या है। यहां पे अपन ठीक है ग्राफ बना रहे हैं, पर इसमें क्या होगा कि जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे आता है आपका टाइम, और एक्स जो है एक्स पे आपका आएगा वोल्टेज। तो वोल्टेज और टाइम का ग्राफ है ना, पर अपने को उतनी डिटेल में जाने की आवश्यकता है ही नहीं। डीपोलराइजेशन का मतलब हुआ कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उससे पोलैरिटी को अपोजिट कर देना डीपोलराइजेशन कहा जाता है। वापस से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जैसी ही पोलैरिटी ले आना उसे क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन कहते हैं। पर आरएमपी और रीपोलराइजेशन में जो आयंस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफर करता है, आयंस का डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं होता। क्योंकि जब एट्रिया का रीपोलराइजेशन होता है उस टाइम पर वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन हो रहा है। वेंट्रिकल कंपैरेटिवली बड़े हैं, वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन ज्यादा बड़ा इवेंट है, इसलिए एट्रिया का रीपोलराइजेशन नहीं पता चलता आपको। क्या बेटा, ये ये इसलिए होता है क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फिर आपकी नर्व काम नहीं कर पाएगी। जो न्यूरॉन है वो न्यूरॉन इसी के बेसिस पे काम करते हैं। न्यूरॉन को जो सिग्नल भेजना है वो सिग्नल इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल होता है। इलेक्ट्रो इसलिए क्योंकि पोटेंशियल इन्वॉल्व है, केमिकल इसलिए क्योंकि ये जो पोटेंशियल है ये आयंस की वजह से होता है। दैट्स व्हाई द सिग्नल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल। हाँ क्या बेटा, रफली सेम का मतलब है कि क्या अलग अलग लोगों का ईसीजी एग्जैक्टली सेम आएगा, नहीं, एग्जैक्टली सेम नहीं आता, लगभग लगभग सेम होता है। थोड़ा बहुत, जैसे अगर मैं अपनी और तुम्हारी बात करूं तो एज डिफरेंस की वजह से मेरे और तुम्हारे हार्ट की हेल्थ में कुछ तो अंतर होगा ना, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन भी आएगा। तो क्या हम कहें एग्जैक्टली सेम आता है, नहीं, ये क्या आता है, रफली सेम आता है। क्या, हार्ट बीट पे भी डिपेंड करेगा। हार्ट बीट के केस में क्या होगा, हार्ट बीट जितनी ज्यादा होगी एक ईसीजी की ड्यूरेशन उतनी ही कम हो जाएगी, तो उसके हिसाब से वेरी करेगा। आगे बढ़े। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है जैसे मच्छर ने काटा, काटने पे आपके अंदर स्वेलिंग, रेडनेस आई, पेन हुआ, तो उसी को अपन मिला के बोलते हैं इन्फ्लामेशन। यहाँ पे जो हिस्टामीन है वो होता है इन्फ्लामेशन के लिए मेनली। आगे बढ़ जाए बेटा, चलो फटाफट इसको लिखें। टाइम पीरियड मतलब यहाँ पे क्या है कि जो एक ईसीजी है वो कंप्लीट होने में कितना टाइम लेगा, 0.8 सेकेंड। जल्दी से इसमें से जो कुछ लिखना है जल्दी लिखो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं डबल सर्कुलेशन पे। क्या बेटा,
जस्ट आफ्टर क्यू वेव का मतलब है कि, अच्छा हाँ सॉरी, क्यूआरएस वेव लिख दिया ना, ये जस्ट आफ्टर क्यू वेव आएगा ना। पी से लेकर के क्यू के बीच में, हाँ। अपन ने ये कहा कि जैसे पी वेव आई, तो पी वेव के आते ही अब क्या हुआ, एट्रियल सिस्टोल स्टार्ट हुआ। एट्रियल सिस्टोल खत्म कब होगा, तो एट्रियल सिस्टोल क्या हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से लेकर के यहां तक क्या चल रहा था, एट्रियल सिस्टोल। ये खत्म होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल चालू। किसका? एट्रिया का? एट्रिया का, वेंट्रिकल का। कार्डियक साइकिल निकालो, कार्डियक साइकिल में आप देखेंगे जैसे ही वेंट्रिकल सिस्टोल में जाता है, तो वेंट्रिकल के सिस्टोल में जाते ही एट्रिया डायस्टोल में चला जाता है ना। तो यानी कि यहां एट्रिया का सिस्टोल खत्म, यहां से डायस्टोल चालू। वेंट्रिकल का सिस्टोल यहां खत्म, यहां से डायस्टोल चालू। रिलैक्स कब करेगा, जब वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन होगा तब रिलैक्स करेगा ना। देखो इसे कुछ ऐसे समझो, एट्रिया में मसल्स कम है, तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो भी कम आया, तो इसलिए एट्रिया का रीपोल भी आपको बहुत ज्यादा नहीं दिखा और डीपोल भी की वेव भी छोटी थी। वेंट्रिकल के अंदर मसल्स ज्यादा है, जब डीपोलराइजेशन होगा तो वोल्टेज में जो चेंज है वो ज्यादा लार्ज स्केल पे आ रहा है। दैट्स वाई आपको क्यूआरएस सेगमेंट ज्यादा बड़ा दिखाई दिया पी के कंपैरिजन में। और जब वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन में गए, तो इनके रीपोलराइजेशन में जाना भी आपको यहां पे दिखाई दिया। क्यों दिखा, क्योंकि वेंट्रिकल के पास मसल्स कंपैरेटिवली ज्यादा है, जबकि एट्रिया के पास कम है। डायस्टोल मतलब है हार्ट का रिलैक्स करना, ब्लड का अंदर जाना। सिस्टोल मतलब है कॉन्ट्रेक्शन करना, हार्ट से ब्लड का बाहर जाना। बचा नहीं है, 70 ml पंप किया है, जो बचा है वो 50 है। वो 50 वही रहेगा, अगली बार में 70 भरेगा, फिर से 120 हो जाएगा, फिर 70 चला जाएगा, 50 फिर बच जाएगा। जैसे अपने लंग्स में रेजिडुअल वॉल्यूम था, वैसे ही यहां पे जो 50 ml है वो रेजिडुअल रह जाता है। हाँ ये कह सकते हैं, बाकी कहने की आवश्यकता नहीं है, इतना रट लोगे इतना पर्याप्त है। और बाकी ईसीजी पे किताबें भी पढ़ना बाकी है, पूरी पूरी किताब आती है ईसीजी की। आगे बढ़े। हार्ट बीट ज्यादा होने का मतलब है कि अगर हम ह्यूमंस में ही बात करें, तो ह्यूमंस में हार्ट बीट ज्यादा होने का मतलब है कि आपका हार्ट को रिलैक्स करने का मौका नहीं मिल रहा है। रिलैक्स करने का मौका नहीं मिल रहा, तो ओवर द टाइम हार्ट में क्या होगा, फटीग धीमे धीमे डेवलप होने लगेगा। और हार्ट में फटीग का डेवलप होना कहीं ना कहीं आपके लिए एक हेल्दी सिचुएशन नहीं है। अगर हेल्दी सिचुएशन नहीं है, तो फिर ये चीज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। ध्यान देंगे। अब हम आते हैं डबल सर्कुलेशन पे। तो डबल सर्कुलेशन के बारे में एक बार देखें। देखो यहां पे अपने को बेटा सबसे पहले बात करनी है ब्लड वेसल्स के बारे में। तो देखिए हमारे हार्ट से बाहर क्या निकलता है, एओर्टा। एओर्टा आगे चल के जब डिवाइड करेगा, तो एओर्टा से जो ब्लड वेसल बनेगी इन्हें कहा जाएगा आर्टरीज। तो एओर्टा से क्या बना, आर्टरीज बने। आर्टरीज जब आगे डिवाइड करती हैं तो बनते हैं आर्टीरियोल। क्या बना, आर्टीरियोल बना। आर्टीरियोल आगे जाकर के बनाते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज जब कंबाइन करते हैं तो इनके कंबाइन करने पे बनते हैं वेन्यूल्स। वेन्यूल्स ने कंबाइन किया, बना वेन।
और वेन जब कंबाइन करते हैं तो बनता है वेना केवा, जो ओपन कहां हो जाएगा? हार्ट में। यानी कि आपने यहां पर कहा कि वेंट्रिकल जो है, जैसे अगर मैं लेफ्ट वेंट्रिकल की मान लो बात कर रहा हूं, तो वेंट्रिकल से क्या गया बेटा? एओर्टा। एओर्टा आगे चल के क्या बनाता है? आर्टरी। आर्टरी आगे चल के क्या बनाएगा? आर्टेरियोल। आर्टेरियोल जब डिवाइड करेंगे तो इनके डिवाइड करने पर क्या बनेगा? कैपिलरी। कैपिलरीज ने कंबाइन किया तो इनके कंबाइन करने से क्या बना? वेन्यूल्स। वेन्यूल्स ने कंबाइन किया तो बना वेन। वेन कंबाइन करके बनाता है वेना केवा, और वेना केवा आगे चल करके ओपन कहां हो जाएगा? हार्ट में। तो वेना केवा आगे चल करके हार्ट के अंदर ओपन हो गया। ये हमारे अंदर कोर्स ऑफ सर्कुलेशन है। इसमें अगर हम बात करें ब्लड वेसल्स की, तो स्ट्रक्चर वाइज ये जो एओर्टा है, आर्टरी है, आर्टेरियोल है, इनकी स्ट्रक्चर लगभग एक जैसी ही होती है, बस केवल साइज में अंतर है। आपको याद होगा हमने क्लोज सर्कुलेशन में कहा था कि सेम डायमीटर या वेरिंग डायमीटर? वेरिंग डायमीटर कहा था। फिर आपने कहा इधर जो वेन्यूल, वेन और वेना केवा है, इनकी स्ट्रक्चर एक जैसी है, बस सिर्फ यहां से जब आप बढ़ते जा रहे हैं तो डायमीटर इनका बढ़ता चला जा रहा है। तो यानी कि फंडामेंटली हमारे पास जो ब्लड वेसल्स हैं वो तीन टाइप की है। पहली कौन सी है? आर्टरी, दूसरा वेन और तीसरा कैपिलरी। कैपिलरी के बारे में आप जानते हैं कि कैपिलरी सिंगल सेल थिक होती है। कैपिलरी कैसी है बेटा? सिंगल सेल थिक। यह एक बात समझिए, आप में से कई सारे बच्चों का ये डाउट रहा ब्रीदिंग में कि हमने कहा कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन थिन है, एनसीईआरटी लिखती है, और फिर साथ में एनसीईआरटी लिखती है कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन ए सिंगल सेल थिक। तो मतलब मोटी है या पतली है? तो अगर बेटा कोई भी चीज कितनी भी पतली क्यों ना हो, अगर आपको उसकी थिकनेस बतानी है, उसकी मोटाई बतानी है, तो आप क्या लिखेंगे? थिकनेस या थिननेस? थिकनेस लिखेंगे ना। जैसे कि मान लो ये पेन है, पेन ठीक है, एक ये है, एक पेन इससे कहीं बड़ा है जिसका डायमीटर ज्यादा है, तो मैं कहूंगा बड़े वाले पेन से ये पेन कंपेटिवली पतला है। पर ये पतला है, फिर भी इसका साइज बताने के लिए मैं जो टर्म यूज करूंगा वो थिक ही यूज करूंगा ना। तो जब मैं कहता हूं कि कैपिलरी सिंगल सेल थिक, तो इसका मतलब है कैपिलरी की जो वॉल है वो थिक है या थिन है? तो वॉल कैसी है? थिन। पर थिकनेस बताने के लिए मैंने लिखा कि कैपिलरी की वॉल में कितनी सेल्स पाई जाती हैं? एक। यानी कि आपने कहा कि लेट से अगर ये कैपिलरी है, ये हमारे पास बेटा कैपिलरी है, तो कैपिलरी की वॉल में केवल सेल्स की कितनी लेयर पाई जाएंगी? एक। और यहीं से मटेरियल्स का डिफ्यूजन होता है। तो जितना भी एक्सचेंज होगा, जितना भी डिफ्यूजन होना है, वो सब हमेशा कहां से होता है? कैपिलरी से। अब यहां पे आपने कहा कि कैपिलरी के अलावा आपके पास दो तरह की ब्लड वेसल और हैं, एक है आर्टरी और दूसरी है वेन। आर्टरी और वेन की स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो देखेंगे, इधर हम ले लेते हैं बेटा आर्टरी, और यहां पर हम लेते हैं वेन। आर्टरी में और वेन दोनों में सबसे जो बाहर की कवरिंग है, सबसे बाहर, ये इसकी वॉल है, आउटर वॉल। तो आर्टरी या वेन की जो आउटर वॉल है, इसे कहा जाता है ट्यूनिका एक्सटर्ना। क्या बोलते हैं बेटा? ट्यूनिका एक्सटर्ना। पढ़ेंगे एनसीईआरटी। क्या ये फाइब्रस टिश्यू से बनी है? क्या इसमें कोलेजन फाइबर पाए जा रहे हैं? तो आपने कहा कि ये जो आउटर वॉल है, इसका नाम है बेटा ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है, इसके बारे में आपने कहा कि ये किसका बना हुआ है? तो पहली बात कही कि फाइब्रस टिश्यू का बना है, और फाइब्रस टिश्यू का बना होने के अलावा यहां पर फाइबर कौन से पाए जा रहे हैं? कोलेजन फाइबर। तो आपने कहा कि फाइबर यहां पाए जाते हैं साहब, कोलेजन फाइबर मौजूद होते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना में।
ट्यूनिका एक्सटर्ना के बाद जो सेकेंड लेयर आती है, ये लेयर बेटा आर्टरी में कंपैटिबली थिक रहेगी, यानी कि आर्टरी के अंदर ये जो लेयर है, इस लेयर की थिकनेस इतनी है, जबकि यही लेयर वेन में कंपैटिबली पतली होती है, यानी कि वेन के अंदर जब हम बात करेंगे तो वेन में यही जो लेयर है, इसकी थिकनेस केवल इतनी होगी। तो ये जो लेयर है, इस लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया। क्या कहा जाता है बेटा? ट्यूनिका मीडिया कहते हैं। तो आपने कहा कि ये जो लेयर है, इसका नाम हुआ ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया में पढ़ेंगे क्या स्मूथ मसल पाई जाती हैं, क्या इलास्टिक फाइबर हैं। तो ट्यूनिका मीडिया में आपने कहा कि यहां पर एक तो स्मूथ मसल पाई जाती हैं, और दूसरा आपने कहा कि यहां पर जो फाइबर पाए जा रहे हैं वो कौन से हैं बेटा? इलास्टिक फाइबर हैं। तो इलास्टिक फाइबर यहां मौजूद है। सबसे अंदर की तरफ जो लेयर पाई जाती है, इसे बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना या ट्यूनिका इंटीमा कहते हैं। सबसे अंदर वाली जो लेयर जो है, इसको नाम क्या दोगे आप? ट्यूनिका इंटीमा नाम देंगे, या ट्यूनिका इंटरना कहा जाता है। तो ये इनरमोस्ट लेयर हुई, और इस इनरमोस्ट लेयर को आपने नाम दे दिया ट्यूनिका इंटीमा। अब पेज नंबर 101 पर जो एनसीईआरटी ने लिखा है कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया वॉल ऑफ ब्लड वेसल में पाई जाती है, वो चीज आपको यहां दिखाई देती है कि जो ट्यूनिका इंटीमा है, ये बनी है बेटा सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया की। देखो सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया में लिखा है ना, वॉल ऑफ ब्लड वेसल एंड एयर सैक ऑफ लंग्स। तो वॉल ऑफ ब्लड वेसल पे कौन पाया जाता है? यहां सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया। तो बीट आर्टरी और वेन दोनों के अंदर हमने कहा कि ब्लड वेसल की वॉल में कितनी लेयर? 3। सबसे आउटर लेयर का नाम बोलो, ट्यूनिका एक्सटर्ना। किसका बना है? फाइब्रस टिश्यू का। कौन से फाइबर पाए जा रहे हैं? कोलेजन। सेकेंड लेयर इज कॉल्ड ट्यूनिका। ट्यूनिका मीडिया किसका बना? इसके अंदर फाइबर कौन? इलास्टिक फाइबर। सबसे अंदर की लेयर ट्यूनिका इंटीमा, किसका बना है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया का। कोरिलेट करेंगे, ये ट्यूनिका इंटीमा सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया का बना है। इधर कैपिलरी की जो वॉल है वो भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया की बनी थी, और हार्ट में जो एंडोकार्डियम था वो भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया का ही बना होता है। तो ये तीनों जगह पर कौन सी पाई जा रही है बेटा? सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया है। अब देखिए आर्टरी और वेन में अंतर देखते हैं, तो मुझे बताएंगे कि जो आर्टरी है वो बच्चे ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है कि हार्ट की तरफ? हार्ट से दूर की हार्ट की तरफ? हार्ट से दूर लेकर के जाती है। देखो हार्ट से दूर ब्लड को लेके जाना काम किसका था? आर्टरी का। हार्ट के पास ब्लड को लेकर के आना काम किसका है? वेन का। तो कौन सी ब्लड वेसल ब्लड को हार्ट से दूर लेकर के गई? आर्टरी। हार्ट के पास कौन लेके आएगा? हार्ट से दूर, हार्ट के पास वेन। अब अगला, आर्टरी में अगर आप देखें तो जो ल्यूमेन है, यानी कि यही जगह ना जहां ब्लड फ्लो करने वाला है, ये ल्यूमेन कहां नैरो है? आर्टरी में कि वेन में? ल्यूमेन कहां नैरो? आर्टरी में। ये चीज आप डायग्राम में देखते जाएंगे डबल सर्कुलेशन के, देखेगा आपको ल्यूमेन कहां नैरो है? आर्टरी में, जबकि वेन की ल्यूमेन कंपैरेटिवली वाइड होती है। अगला आप देखिए, बताएंगे आर्टरीज मोस्टली कैसा ब्लड करती हैं? कैसा ब्लड कैरी करेंगी, ऑक्सी या डीऑक्सी? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि आर्टरीज ऑलवेज कैरी ऑक्सी ब्लड? क्यों नहीं कह सकता? पल्मोनरी आर्टरी है जिसके अंदर ब्लड कैसा होता है? डीऑक्सी। तो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड कैसा हुआ? डीऑक्सी है। ऐसे ही क्या ये कहा जा सकता है कि विदाउट एनी एक्सेप्शन ऑल द वेन्स कैरी डीऑक्सी ब्लड? क्यों नहीं कह सकते? पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन के पास ब्लड कैसा है?
ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है पल्मोनरी वेन के पास। अगला देखिए, आर्टरी के अंदर वाल्व पाए जाएंगे क्या? तो हम कहेंगे कि यहां पे वाल्व नहीं होते, इसके पास वाल्व नहीं है, जबकि वेन के पास वाल्व पाए जाते हैं। तो वेन में क्या रहेगा बेटा? वाल्व्स प्रेजेंट हैं। अब ध्यान देंगे ये वाल्व क्या करते हैं और कैसे काम करेंगे। ये मान लो एक वेन, इसका नाम क्या है? वेन है, ठीक। मान लेते हैं मेरी बॉडी में कहीं एक जगह पर है, सपोज मान लेते हैं कि एब्डोमेन के आसपास यहां कहीं पे वेन लगी है, इंफीरियर वेना केवा जैसा कुछ मान लेते हैं इसे। यहां पे ये क्या मेरे पैर के टो से ब्लड इसके अंदर आ रहा होगा? आ रहा होगा। मतलब कि पैर के टो से लेकर के यहां तक इतना लंबा एक ब्लड का एक पूरा कॉलम बन गया ना भाई। अगर पूरी ट्यूब है तो ट्यूब के अंदर क्या हुआ? ब्लड का इतना बड़ा कॉलम बना। ये जो कॉलम बना, जितना हम नीचे बढ़ते जाएंगे इस कॉलम का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उतना बढ़ता जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं? ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो बढ़ेगा ये वेन की वॉल को डैमेज करेगा। दूसरा, इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से क्या मेरे पैर से ब्लड कभी भी इसके पास आ पाएगा? नहीं। तो हम यहां पे क्या करते हैं कि हम इसे कुछ छोटे छोटे कॉलम में तोड़ देते हैं, छोटे छोटे पार्ट के अंदर। जैसे मान लो यहां पे मैंने एक वाल्व यहां लगाया, एक वाल्व यहां है, एक यहां है और एक वाल्व यहां है। तो ऐसे करके अपन ने कहा कि इतनी दूरी में लगभग 4-5 वाल्व है। अब जो पूरा ब्लड का कॉलम था वो क्या हुआ? 4-5 हिस्सों में टूट गया। अगर ये 4-5 हिस्सों में टूट गया तो 4-5 हिस्सों में टूटने के बाद अब क्या होगा कि इसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, रोड पे आपने कई सारे पेट्रोल के टैंकर्स देखे होंगे। वो बाहर से भले आपको पूरा एक साथ दिखाई दे रहा है, पर अंदर उसे कई सारे कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं। कारण यह है कि अगर कंपार्टमेंट में डिवाइड ना करें और पूरा फ्लूइड एक साथ बना रहे तो स्पीड से चलते टाइम मुड़ने पर वो फ्लूइड का जो इनर्शिया है वो ट्रक को पलट देगा 1 मिनट में। तो इसीलिए क्या कहते हैं, उसे कई सारे कंपार्टमेंट में तोड़ा जाता है, कंपार्टमेंट में डिवाइड किया जाता है। तो इसी हिसाब से हमने क्या किया? कुछ कंपार्टमेंट में बांट दिया। मीनवाइल अब ब्लड जाएगा कैसे? ये जितने भी वाल्व हैं ये सारे वाल्व ऊपर की तरफ खुलते हैं, यानी कि टुवर्ड हार्ट। वाल्व हमेशा कहां खुलते हैं? टुवर्ड हार्ट। तो हार्ट की तरफ वाल्व खुलने वाले हैं। क्या हुआ कि यहां पे बच्चे ध्यान देना, ऊपर एक वाल्व है, यहां एक वाल्व है। यहां आसपास की जो मसल्स हैं, मेरी बॉडी की जो मसल्स हैं, किसी भी मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया। जब मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो वेन पे यहां एक प्रेशर एक्सर्ट किया, प्रेशर लगाया, तो अब यहां ब्लड के ऊपर प्रेशर बढ़ा। ऑब्वियस सी बात है, ब्लड अब नीचे भागने की कोशिश करेगा और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। बोलो करेगा कि नहीं? करेगा ना। यहां नीचे का जो वाल्व है, क्या ये इस ब्लड को नीचे जाने देगा? ऊपर का वाल्व तो ऊपर खुल जाता है, तो ये ब्लड को ऊपर चले जाने देगा। मतलब कि जो ब्लड यहां था, अब ये ब्लड यहां पहुंच गया। अब यहां की मसल जैसे ही रिलैक्स करी और इसके नीचे की मसल ने जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किया, तो इसके कॉन्ट्रैक्ट करते ही यहां का जो ब्लड है वो ब्लड कहां आकर के पहुंच गया? ऊपर वाले पोर्शन में, है ना। फिर क्या होगा? अब नीचे वाला पोर्शन खाली। यहां पे जब ये खाली है तो नीचे वाले पोर्शन से ब्लड यहां आराम से आ सकता है। मतलब कि पूरी एक ट्यूब होने की बजाय हमने क्या किया? इसे कंपार्टमेंट में डिवाइड किया है। आपने जनरली सुना होगा कि एक्सरसाइज करने या वर्कआउट करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। ये ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है आपकी आर्टरीज के लिए नहीं कहा जाता कि हार्ट ज्यादा ब्लड पंप करेगा आर्टरी में ना। समस्या वेन की है। तुम जब तक अगर अपने हाथ पैर नहीं चलाओगे, मस्कुलर वर्कआउट नहीं करोगे, वेन से जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपरली नहीं होगा। तो वेन से ब्लड फ्लो प्रॉपरली हो पाए उसके लिए बहुत जरूरी है कि मसल्स अपना काम करें। इसी वजह से आर्मी में या पुलिस में जब अगर किसी सिपाही को मान लो कोई गार्ड की ड्यूटी मिली, संतरी की नौकरी, संतरी मतलब जो गेटमैन खड़ा होता है, उसको कहा जाता है कि अगर आप 3-4 घंटे या उससे ज्यादा अगर खड़े रहते हैं तो खड़े खड़े अपने पैर में अपने जो
उंगलियां हैं, पैर का अंगूठा है, उन सबको चलाते रहें। चलाने को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि चलाएंगे तो मसल्स अपना काम करेंगी, और मसल काम करेगी तो ब्लड का जो बैक फ्लो होना है वो नॉर्मल हो पाएगा। नहीं करेंगे तो ब्लड का बैक फ्लो कम हो जाएगा और 3-4 घंटे खड़े रहने पे अपने आप दिक्कत होने लगेगी। और हमने यहां पर बात की कि वाल्व किसके अंदर है? वेन में, जबकि आर्टरी के अंदर वाल्व नहीं पाए जाते। फिर समझिएगा, आर्टरी में जो ब्लड है ये फ्लो करता है हाई प्रेशर पे। तो हमने कहा कि ब्लड यहां पर फ्लो करेगा हाई प्रेशर पर, और हाई प्रेशर पर फ्लो करने के अलावा क्या ये ब्लड एकदम स्मूथली फ्लो करेगा या जर्क में? एंड इन जर्क्स। समझिएगा, आपने कहा कि जब भी वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो ब्लड को आर्टरी में पुश किया जाएगा, जब नहीं होगा तो फिर नहीं करेंगे, फिर होगा फिर से ब्लड को पुश किया जाएगा। तो ब्लड यहां पर क्या हो रहा है कि हर बार जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है तो ब्लड को अचानक से एक जर्क लगा, नहीं हो रहा फिर नहीं लगा, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ फिर से एक जर्क लगा। तो इसका मतलब है कि यहां जो ब्लड फ्लो है ये हाई प्रेशर पे रहेगा और जर्क में, जबकि वहीं वेन में यहां पर जो ब्लड फ्लो है ये बेटा होगा स्मूथ। इसके केस में ब्लड फ्लो कैसा रहेगा? स्मूथ होगा। तो स्मूथ ब्लड फ्लो किसके केस में? वेन। जबकि आर्टरीज के केस में जो ब्लड फ्लो है वो किसके अंदर रहेगा? जर्क्स में होगा। तो अपन ने कहा कि यहां पर जो ब्लड फ्लो है वो दोनों के अंदर अलग अलग होता है। आर्टरी और वेन में इतने अंतर अपने को समझ में आ गए? क्लियर? बोलो, वॉल में सबसे बाहर की लेयर को नाम क्या दिया? ट्यूनिका एक्सटर्ना। बीच में ट्यूनिका मीडिया, सबसे अंदर ट्यूनिका इंटरना। फिर आपने कहा एक्सटर्ना किसका बना हुआ है? फाइब्रस टिश्यू और कोलेजन फाइबर। इंटर जो है मीडिया किसका बना है? स्मूथ मसल इलास्टिक फाइबर। इंटीमा बना है सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया का। वाल्व कहां होते हैं? आर्टरी में कि वेन में? वेन ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाएगी, हार्ट से दूर। वेन में मोस्टली ब्लड ऑक्सी की डीऑक्सी? एक्सेप्शन कौन? पल्मोनरी वेन इसका एक्सेप्शन है। अब यहां समझते हैं कि भाई डबल सर्कुलेशन होती क्या चीज है, किसे कहा जाता है डबल सर्कुलेशन? तो डबल सर्कुलेशन जैसा मैंने आपसे कहा था कि बॉडी में किसी एक पार्ट से स्टार्ट करके वापस से वहीं तक आने को अपन क्या बोलते हैं? अगर हार्ट से होकर के 2 बार जाना पड़ा तो ऐसा सर्कुलेशन क्या कहा जाएगा? डबल सर्कुलेशन। अब देखिए, हमने ये बेटा बनाया हार्ट। चार चैम्बर हार्ट की। इधर मैंने कहा कि यहां पर यह मान लेते हैं हमारे लंग्स यहां हैं, और हमारे बॉडी का टिश्यू यहां है। तो बॉडी का टिश्यू यहां है। अब इधर क्या होगा? सबसे पहले आप देखिए, लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन अराइज हुआ? एओर्टा। एओर्टा ब्लड लेकर के कहां आया? बॉडी टिश्यू के पास। जब ये बॉडी टिश्यू के पास एओर्टा ब्लड लेकर के आया तो ब्लड कैसा ला रहा है बेटा? ऑक्सी की डीऑक्सी? बोलो, इस ब्लड में PO2 कितना होगा? कितना होगा? 95। ये टिश्यू के पास आकर के इसने डिवाइड किया कैपिलरीज में। क्या बनी? कैपिलरीज। कैपिलरीज ने आगे चल करके कंबाइन किया। कंबाइन किया तो यहां से पहले बनी होंगी वेन्यूल, फिर बनी वेन, फाइनली बनी वेना केवा, जो जा करके ड्रेन कहां हो गई? राइट एट्रियम में। अगर इतना सर्कुलेशन भर चलता रहे तो क्या हमारे बॉडी के टिश्यूज को ब्लड मिल रहा है? मिल रहा है ना? यानी कि ये जो सर्कुलेशन है ये सर्कुलेशन डेडिकेटेड है टू सप्लाई ब्लड फॉर बॉडी टिश्यू। तो बॉडी टिश्यू को ब्लड सप्लाई करता है। बोलेंगे इस ब्लड वेसल का नाम क्या है? क्या नाम है? एओर्टा। और ये कौन है? वेना केवा। एओर्टा किससे स्टार्ट हुआ? लेफ्ट वेंट्रिकल से।
कहां ब्लड गया एओर्टा का? बॉडी टिश्यू के पास। ब्लड लौट के किसके पास आया? राइट एट्रियम के पास ब्लड आता है। तो आपने यहां पर कहा कि ये जो सर्कुलेशन है, इस सर्कुलेशन को बेटा नाम दिया जाएगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ध्यान रखें, सिस्टमैटिक नहीं, क्या बोलते हैं? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक वर्ड का मतलब होता है सर्कुलेशन फॉर सिस्टम्स। तो बॉडी के सिस्टम्स के लिए जो सर्कुलेशन है उसे कहा जाएगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। बॉडी के सिस्टम्स के लिए सर्कुलेशन का नाम सिस्टेमिक सर्कुलेशन। बोलो बेटा, कहां से स्टार्ट हुआ? सबसे पहले लेफ्ट वेंट्रिकल। ब्लड किसके पास गया? एओर्टा। एओर्टा ने ब्लड सप्लाई किसे दिया? बॉडी के टिश्यूज को। और बॉडी के टिश्यूज से जो ब्लड है इसे कलेक्ट किसने किया? वेना केवा। ब्लड को ला करके ड्रेन कहां कर दिया गया? राइट एट्रियम। तो ये सिस्टम, क्योंकि आपके बॉडी टिश्यूज को सप्लाई करता है, भाई देखो, आपका जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इसे सप्लाई करेगा, इम्यून सिस्टम है सप्लाई यही देता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, तो हर एक सिस्टम को सप्लाई देने वाला ये है। इसीलिए आपने इसे क्या नाम दिया है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहा है। दूसरा कहा जाता है पल्मोनरी। तो लंग्स के लिए जो सर्कुलेशन होगा उसे नाम दिया जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो लंग्स के लिए सर्कुलेशन को क्या कहा गया बेटा? पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा आपने। पल्मोनरी सर्कुलेशन कहां से स्टार्ट होगा? तो यहां पर ये जो ब्लड है ये किसके पास आएगा बेटा? राइट वेंट्रिकल में। किसके पास आया? राइट वेंट्रिकल ना। राइट वेंट्रिकल यहां से ब्लड को लेकर के गया और किसके पास पहुंचाया? लंग्स के पास। लंग्स के पास भी जाकर के क्या बनेंगे? कैपिलरी, जिन्हें आप क्या कहेंगे? एल्वियोलर कैपिलरी। इन्होंने कंबाइन किया। कंबाइन करने के बाद अब लंग्स पे क्या हुआ? ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो गया। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लौट करके कहां आ जाएगा? तो आपने कहा कि ब्लड लौट के कहां आएगा? लेफ्ट एट्रिया के पास। तो इधर क्या हुआ कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये लौट करके आया और इधर आपने कहा कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से गया। तो बोलो, डीऑक्सी ब्लड ले जाने वाली ब्लड वेसल का नाम यहां पर क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। यहां ब्लड लाने वाली ब्लड वेसल का नाम क्या है? पल्मोनरी वेन। यानी कि आपने कहा कि यहां पर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी से कहां पहुंचा? लंग्स के पास। फिर इसके बाद ये जो ब्लड है इसे कौन लेकर के आया? पल्मोनरी वेन। और इसने ला करके कहां पहुंचा दिया? लेफ्ट एट्रियम। क्योंकि ये सर्कुलेशन हमारे लंग्स के लिए है, इसीलिए इस सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो बोलो अपने अंदर सर्कुलेशन कितने? दो। पहला बॉडी के टिश्यूज के लिए जो सर्कुलेशन है उसका नाम क्या है? सिस्टेमिक। वहीं पर हमने कहा कि जो जो सर्कुलेशन लंग्स के लिए है उसका नाम क्या है? पल्मोनरी। क्या लगता है दोनों में से ज्यादा बड़ा कौन होगा? विच वन शुड बी बिगर? किसके अंदर ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा? किसके अंदर ब्लड प्रेशर ज्यादा? सिस्टेमिक। यानी कि अगर हम बात करें कि ब्लड प्रेशर इन एओर्टा ये बेटा ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू ब्लड प्रेशर इन पल्मोनरी आर्टरी। बाकी वेन्स में तो देखो ब्लड बहुत कम प्रेशर पर होता है, तो इसलिए वहां तो आप कंपैरिजन करें ही ना। अगर हम एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी को कंपेयर करेंगे तो ब्लड प्रेशर किसमें ज्यादा होगा? एओर्टा में। क्यों ज्यादा है? समझना, जो सर्कुलेशन ज्यादा बड़ा है, ज्यादा बड़े एरिया में जाना है, तो वहां ब्लड भेजना भी आपको फोर्सिबली ही पड़ेगा। तो ब्लड फोर्सिबली क्योंकि आपको भेजना पड़ेगा, तो इसीलिए एओर्टा में ब्लड प्रेशर हमेशा पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर से क्या रहेगा? ज्यादा। एक बात देखिए, क्या इतनी बात समझ में आई? अब देखें इसके बाद
फिर आपका एक सिस्टम आता है जिसको हम बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। रेलवे स्टेशन गए हैं, रेलवे स्टेशन पे कुली होता है, कुली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पोर्टर। कुली के लिए इंग्लिश में वर्ड क्या होता है? पोर्टर। क्या कहा जाता है? पोर्टर। पोर्टर वो है जो कि किसी सामान को एक प्लेटफॉर्म से उठा करके दूसरे प्लेटफॉर्म तक पहुंचाता हो, या सामान को जैसे रेलवे स्टेशन के एंट्रेंस से किसी प्लेटफॉर्म तक, किसी ट्रेन तक पहुंचाना है, तो उसको आपने क्या कहा? पोर्टर। अब ऐसा सर्कुलेशन जो कि ब्लड को या पर्टिकुलर किसी सामान को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचा देता हो, उसे क्या कहा जाएगा? पोर्टल सर्कुलेशन कहा जाएगा। पोर्टल सर्कुलेशन में आपके पास जो होता है इसको बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। क्या कहा जाएगा? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। देखिए क्या होता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। यहां पर यह हमारा हार्ट, ये बेटा क्या हुआ? हार्ट है। इधर आपकी एलिमेंट्री कैनाल, तो ये एलिमेंट्री कैनाल। स्पेशली अगर बात करें तो यहां पे नाम लिया जाता है इंटेस्टाइन का। तो एलिमेंट्री कैनाल में स्पेशली नाम किसका आएगा? इंटेस्टाइन। देखिए नॉर्मली होना क्या चाहिए था, जो अभी तक हमने सर्कुलेशन में पढ़ा है उसके हिसाब से होना यह था कि यहां हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एलिमेंट्री कैनाल को जाना चाहिए था, और एलिमेंट्री कैनाल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अभी ये बनाएंगे नहीं, इट शुड हैव रिटर्न टू हार्ट। ये वापस से किसके पास आता? हार्ट के पास। पर आप देखिए यहां इंटेस्टाइन पे फूड का हुआ एब्जॉर्प्शन, फूड का एब्जॉर्प्शन हुआ ना। ये जो एब्जॉर्ब फूड है, अब इस एब्जॉर्ब फूड को पहले पहुंचाना कहां है? लिवर के पास। क्योंकि लिवर आपकी बॉडी में प्राइमरी सेंटर फॉर मेटाबॉलिज्म है। तो मेन सेंटर फॉर मेटाबॉलिज्म कौन होगा यहां पर? लिवर। मेन सेंटर फॉर मेटाबॉलिज्म कौन है? लिवर होता है मेन सेंटर। अब अगर लिवर मेन सेंटर है तो इसका मतलब है कि कैसा हो कि अगर हम इस एब्जॉर्ब फूड को पहले हम हार्ट को भेजने की बजाय लिवर को भेज दें कि भाई तुम मेटाबॉलिज्म कर लो, उसके बाद फिर ये ब्लड हार्ट को लौटा देना। तो अब ये जो स्पेशल कनेक्शन बनेगा, ये स्पेशल कनेक्शन किस किस के बीच बनेगा बेटा? एलिमेंट्री कैनाल और लिवर। किसके बीच बना? एलिमेंट्री कैनाल एंड लिवर, इनके बीच में बना। समझिएगा, एलिमेंट्री कैनाल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे यहां पे बेटा कैपिलरीज ने कलेक्ट किया और यहां से कहां पहुंचाया? लिवर के पास। कहां भेजा? लिवर के पास। समझना, इधर हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब एलिमेंट्री कैनाल में गया तो एलिमेंट्री कैनाल की सेल्स को ऑक्सीजन मिल गई, इन्होंने ऑक्सीजन ले ली। अब ब्लड कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड है। पर इसी ब्लड में एब्जॉर्प्शन किसका हुआ है? फूड का। किसका एब्जॉर्प्शन हुआ? फूड का। अब ये जो फूड वाला ब्लड है, इस फूड लेडन ब्लड को लिवर तक पहुंचाना है। ये पहुंचाने का काम करती है हेपेटिक पोर्टल वेन। कौन काम करेगा? हेपेटिक पोर्टल वेन ये काम करती है। तो आपने कहा कि ये कौन हुआ? हेपेटिक पोर्टल वेन है, जिसने एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड को कहां पर पहुंचाया? फूड लेडन ब्लड को पहले कहां पहुंचाया? लिवर के पास। फिर उसके बाद अब क्या होगा? लिवर को यहां देखो फूड तो मिल गया, हेपेटिक पोर्टल वेन क्या लेकर के आई बेटा? फूड लेडन ब्लड, यानी कि ऐसा ब्लड जिसके पास फूड काफी ज्यादा था, उसे लेकर के आना किसका काम था? हेपेटिक पोर्टल वेन का। ध्यान रखेंगे हेपेटिक वेन नहीं है, हेपेटिक पोर्टल वेन है। ये जो हेपेटिक पोर्टल वेन है, इसने लिवर तक फूड लेडन ब्लड पहुंचाया। लिवर ने कहा कि ठीक है हम मेटाबॉलिज्म करेंगे, पर मुझे ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी तो चाहिए
केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से तो काम नहीं चलेगा भाई, लिवर की सेल्स की भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, वो पूरा करने के लिए से क्या चाहिए थी, ऑक्सीजन। हार्ट ने कहा ठीक। हार्ट ने एक जो सप्लाई है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, वो डायरेक्टली किसे दी बच्चे, लिवर को, लिवर को मिला। और ये जो सप्लाई थी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो कि लिवर को मिली, ये सप्लाई लाने वाली जो ब्लड वेसल है, इट विल बी टर्म्ड एज हेपेटिक आर्टरी। क्या कहा जाएगा इसे, हेपेटिक आर्टरी कहेंगे। तो बोलो, हेपेटिक पोर्टल वेन ऑक्सी ब्लड लाती है कि डीऑक्सी, और हेपेटिक आर्टरी, क्या लिवर ऐसा ऑर्गन है जिसे ऑक्सी और डीऑक्सी दोनों तरह का ब्लड मिलता है? क्या लिवर ऐसा ऑर्गन है जिसे ऑक्सी और डीऑक्सी दोनों तरह का ब्लड मिला? अब यहां मेटाबॉलिज्म होने के बाद लिवर से अब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट किया जाना है। तो अब इस ब्लड को लिवर से कनेक्ट किया और कलेक्ट करके जाकर के कहां पहुंचा दिया, हार्ट के पास। जब इस ब्लड को हार्ट के पास पहुंचाया, तो हार्ट के पास इस ब्लड को पहुंचाने वाली जो ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल को नाम क्या मिलेगा, हेपेटिक पोर्टल वेन कहा जाएगा। सो इट इज कॉल्ड एज हेपेटिक पोर्टल वेन। तो ये क्या है बच्चे, हेपेटिक पोर्टल वेन है। तो ये जो यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन है, पढ़िए पेज पे सबसे नीचे, एनसीईआरटी लिखती है, अ यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट करता है बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लिवर। किसके बीच में है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर के बीच में है। फिर आगे पढ़िए, कहा है कि यहां पर इंटेस्टाइन से जो फूड लेडन ब्लड है, इसको हेपेटिक पोर्टल वेन कहां पहुंचाती है, लिवर के पास। तो लिवर को ऑक्सी और डीऑक्सी दोनों तरह का ब्लड मिलता है कि नहीं, लिवर को ब्लड कैसा मिला, ऑक्सी और डीऑक्सी ब्लड यहां पर मिला। अब एक बार फटाफट इतना बनाए, फिर एक बार अपन एनसीईआरटी में पेज नंबर 333 पे आ जाना। कहां बेटा, फूड लेडन, सॉरी ये हेपेटिक पोर्टल लिख दिया यहां, एक मिनट, ये बेटा हेपेटिक वेन है, ये वाली पोर्टल वेन नहीं है। सो दिस इज हेपेटिक वेन। हाइड्रो मतलब क्या हुआ, वाटर। स्टैटिक यानी कि रुका हुआ। अगर कहीं पर वाटर का कोई एक कॉलम है या वाटर कहीं रुका हुआ है, तो वो क्या करेगा, अपनी बेस की तरफ एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, और इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अपन ने पढ़ा ना कि डैम की जो वॉल है वो सीधी नहीं बनाई जाती है, डैम की वॉल ऐसे बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि वाटर कॉलम जितना ज्यादा ऊंचा होगा, बेस पे प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। वेना केवा का नाम ग्रेट वेन इसलिए कहा है कि जब भी हम कहते हैं ना मेजर वेन, ग्रेट वेन, तो सबसे बड़ी वेन कौन है, वेना केवा है ना। एयोर्टा को हाँ ग्रेट आर्टरी कह सकते हैं। पेज नंबर 333 पर देखेंगे जरा, ध्यान दो, पेज नंबर 333 पे, क्या हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी मिला, मिला कि नहीं। हाई पिट्यूटरी में देखो दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर, दिखा। हाइपोथैलेमस में दो न्यूरॉन हैं, एक छोटा है एक लंबा है। लंबा वाला न्यूरॉन डायरेक्टली पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक जा रहा है, छोटा वाला जो न्यूरॉन है ये हाइपोथैलेमस में ही मौजूद है। क्या छोटे वाले न्यूरॉन से कुछ हार्मोन सेक्रीट हो रहे हैं, क्या हाइपोथैलेमस में एक ब्लड वेसल आ रही है, यानी आर्टरी आ रही है जो कैपिलरी में डिवाइड कर रही है। यहां जो डिवाइड करने वाली आर्टरी है, इसका नाम होता है सेरिब्रल आर्टरी। क्या बोलते हैं, सेरिब्रल आर्टरी। यहां डिवाइड करके क्या बना, कैपिलरी।
ये कैपिलरीज ने कंबाइन किया, अब क्या बना, एक पोर्टल वेन। क्या ये पोर्टल वेन इनफंडिबुलम से होकर के जा रही है? पोर्टल वेन इनफंडिबुलम से होकर के जाते हुए दिखा। ये पोर्टल वेन जो इनफंडिबुलम से होकर के गई, इसने आगे जाके कैपिलरी कहां बनाया, एंटीरियर या पोस्टीरियर पिट्यूटरी? एंटीरियर पिट्यूटरी। यहां पे जो हॉर्मोन्स हैं वो आपको दिखाई कि हार्मोन यहां से निकल करके एंटीरियर पिट्यूटरी में आ गए, और फिर यहां से कैपिलरीज ने कंबाइन किया, और कंबाइन करके क्या बन गया, वेन। क्या बना यहां पर, वेन। तो यानी कि ये जो वेस्कुलर कनेक्शन है, ये आपके अंदर किस किस के बीच में है, हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी। किसके बीच में है, हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी। इसको नाम दिया जाता है हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, क्योंकि पिट्यूटरी का एक और नाम क्या होता है, हाइपोफाइसिस। इसीलिए इस पोर्टल सिस्टम को बेटा अपन नाम देते हैं हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम कहा जाता है। तो ये कहा जाता है हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। अब ध्यान देंगे कि हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम करता क्या है। तो क्या आप ग्रोथ हार्मोन जानते हैं? कौन बनाता है? ग्रोथ हार्मोन कौन बनाएगा, पिट्यूटरी। कौन बनाएगा, पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन के फॉर्मेशन को रेगुलेट कौन करता है? क्या हमने जीएचआरएच का नाम सुना है? जीएचआरएच का नाम होता है सोमेटोक्राइनिन। नाम क्या है, सोमेटोक्राइनिन। ये जो जीएचआरएच है, इसको कौन बनाता है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस ने जो जीएचआरएच बनाया, क्या इसे एंटीरियर पिट्यूटरी के पास भेजना है? यस। तो ये पोर्टल सिस्टम क्या करेगा, इस जीएचआरएच, ऐसे ही टीएसएचआरएच, जीएचआईएच, जीएनआरएच, इस तरीके के एसीटीएचआरएच, इस तरीके के जो हॉर्मोन्स हैं, इन हॉर्मोन्स को हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचाना किसका काम होगा, पोर्टल सिस्टम का। ये पोर्टल सिस्टम किस किस के बीच, फिर वापस से बताएंगे, हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच होता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। क्या बोला, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम इसको कहा गया। तो हमारे अंदर पोर्टल सिस्टम कितने, दो। पहला हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, किस किस के बीच में है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर, या इंटेस्टाइन और लिवर। जब आपने कहा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो आपने न केवल इंटेस्टाइन बल्कि स्टमक की भी बात की है, जो कि यहां पर सही है। फिर आपने कहा कि पहला कौन सा हुआ, हिपैटिक, और दूसरा कौन सा है, हाइपोफाइजियल। हाइपोफाइजियल किस किस के बीच, हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड। हाइपोफाइजियल क्या ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन। तो हार्मोन्स को हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी पहुंचाना, ये काम किसका है, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम का काम है। अब बचा इसमें एक कोरोनरी सर्कुलेशन, उसके बाद रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो कल अपन बात करते हैं। ओके, कल गोल मत मारना, नहीं तो मैं चक्कर वो कि परसों टेस्ट है तो कल छुट्टी कर लेंगे।